टाटा मोटर्स भारत के ऑटोमोबाइल जगत का शायद सबसे बड़ा नाम है ना। ये कंपनी आज इतिहास के एक बहुत बड़े मोड़ पर खड़ी है। तो आज हम इसी की कहानी को थोड़ा खोलकर समझने की कोशिश करेंगे। हाल ही में एक बहुत बड़ी खबर आई। कंपनी ने ऐलान किया है कि वो 2 हिस्सों में बंटने जा रही है। अब सवाल ये उठता है, भाई 80 साल पुरानी इतनी बड़ी इतनी मजबूत कंपनी को आखिर 2 टुकड़े करने की जरूरत क्यों पड़ गई? और इस क्यों का जवाब कहीं और नहीं बल्कि टाटा के अपने सफर में ही छिपा है। ये समझने के लिए कि ये अलग क्यों हो रहे हैं, हमें इनकी पूरी कहानी देखनी होगी। ये देखना होगा कि कैसे एक ही छत के नीचे असल में 2 बिल्कुल अलग-अलग कंपनियां पल बढ़ रही हैं। तो ठीक है, चलिए कहानी को एकदम शुरू से शुरू करते हैं। देखते हैं कि इस सफर की नींव आखिर रखी कहां गई थी। टाटा का इतिहास ना लगातार बदलने की कहानी है। जरा सोचिए, एक कंपनी जो शुरू हुई थी ट्रेन के इंजन बनाने के लिए 1945 में, फिर 1954 में वो सड़कों पे उतरी ट्रकों के साथ। 1991 आते आते पैसेंजर कारों की दुनिया में भी एंट्री हो गई टाटा सिएरा के साथ। और फिर 2008 का वो बड़ा कदम जब जैगुआर और लैंड रोवर जैसे ग्लोबल लग्जरी ब्रांड्स को ही खरीद लिया। तो इसी नींव पर एक ग्लोबल पावर हाउस खड़ा हुआ। लेकिन जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती गई, वैसे वैसे वो अंदर से और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स यानी जटिल होती चली गई। कई दशकों तक तो टाटा की पहचान एकदम सीधी और साफ थी। मतलब एक ऐसी कंपनी जो भारत की सड़कों के लिए मजबूत भरोसेमंद ट्रक और बसें बनाती है। और आज एक ग्लोबल ऑटोमोटिव पावर हाउस है। लेकिन मजे की बात यह है कि अब इसकी 2 बिल्कुल अलग अलग पहचान हैं जो एक ही नाम के नीचे चल रही थीं। देखिए ना, एक तरफ 1960 के दशक वाली टाटा जो ट्रकों और बसों पर फोकस थी, और दूसरी तरफ आज की टाटा जो ईवीज, एसयूवीज और जेएलआर जैसे लग्जरी ब्रांड्स पर फोकस्ड हैं। एक इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की दुनिया, दूसरी कंज्यूमर मोबिलिटी की। बस यही है इस पूरे बंटवारे की जड़। तो ये सब समझने के बाद अब कंपनी का डीमर्जर का फैसला थोड़ा ज्यादा सेंस बनाने लगता है ना? चलिए इसे ही समझते हैं। अब ये डीमर्जर शब्द सुनकर ऐसा लग सकता है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन नहीं। डीमर्जर का मतलब कंपनी का फेल होना बिल्कुल नहीं है। असल में ये एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रेटेजिक मूव होता है, एक बड़ी कंपनी को 2 या ज्यादा छोटी आजाद कंपनियों में बांटने का, ताकि हर हिस्से की असली कीमत और ताकत खुलकर सामने आ सके। तो इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला, शार्प फोकस, मतलब अब दोनों बिजनेस अपने अपने मार्केट पर पूरा ध्यान दे पाएंगे। एक लॉजिस्टिक्स पर, दूसरा कंज्यूमर्स पर। दूसरा, बेहतर कैपिटल एलोकेशन, यानी पैसा सही जगह लगेगा। और तीसरा, इन्वेस्टर्स के लिए क्लियर वैल्यू, उन्हें साफ साफ पता होगा कि वो किस बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं। कुल मिला के मकसद यही है कि दोनों बिजनेस अपने अपने रास्ते पर और तेजी से आगे बढ़ें। तो भविष्य कैसा दिखेगा? भविष्य में एक नहीं बल्कि 2 टाटा कंपनियां होंगी। एक होगी कमर्शियल व्हीकल्स वाली कंपनी, जिसमें ट्रक, बसें और भारी गाड़ियां होंगी। इसका फोकस होगा लॉजिस्टिक्स और इंडस्ट्री पर। और दूसरी होगी पैसेंजर व्हीकल्स की कंपनी, जिसमें हमारी आपकी कारें, ईवीज और जैगुआर लैंड रोवर शामिल होंगे। इसका फोकस होगा कंज्यूमर मोबिलिटी, लग्जरी और नई टेक्नोलॉजी पर। तो ये तो हो गई क्यों और क्या की बात। अब आते हैं कैसे पर। मतलब ये पूरा प्रोसेस असल में होगा कैसे? चलिए आगे का रास्ता देखते हैं। कंपनी ने इसके लिए एक पूरा 5 स्टेप का प्लान बनाया है। स्टेप 1, जो कि बोर्ड और शेयर होल्डर्स की मंजूरी का था, वो तो हो भी चुका है। और क्या जबरदस्त सपोर्ट मिला है, 99.9%। अब 1 जुलाई 2025 से बैलेंस शीट को अलग करने का काम शुरू होगा। 1 अक्टूबर को ये डीमर्जर लागू हो जाएगा और 14 अक्टूबर को नए शेयर्स के लिए रिकॉर्ड डेट तय की गई है। और फिर फाइनली नवंबर 2025 में नई कंपनी भी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाएगी। अच्छा, तो जिन लोगों के पास टाटा मोटर्स के शेयर हैं, उनके लिए इसका क्या मतलब है? बहुत सिंपल है। मान लीजिए किसी के पास एक शेयर है, तो उनका वो शेयर पैसेंजर व्हीकल वाली नई कंपनी का शेयर बने रहेगा, और उसके साथ साथ उन्हें कमर्शियल व्हीकल वाली कंपनी का भी एक नया शेयर मिलेगा। तो मालिकाना हक दोनों कंपनियों में बना रहेगा। तो ये वाकई में टाटा के इतिहास का एक बहुत बड़ा, एक लैंडमार्क मोमेंट है। अब सवाल यह है कि इस पूरे ऐतिहासिक बंटवारे से हमें क्या समझना चाहिए, इसकी बड़ी पिक्चर क्या है। देखिए, इसका असर हर किसी पर पड़ेगा। इन्वेस्टर्स के लिए चीजें ज्यादा पारदर्शी हो जाएंगी, कस्टमर्स के लिए भी अच्छा है, क्योंकि अब दोनों कंपनियां अपनी अपनी ऑडियंस की जरूरतों पर बेहतर फोकस कर पाएंगी। और मार्केटर्स के लिए भी 2 बिल्कुल साफ कहानियां हैं। एक तरफ इंडस्ट्रियल बैकबोन की कहानी और दूसरी तरफ फ्यूचर ऑफ मोबिलिटी की कहानी।
तो अब रास्ते अलग अलग हैं और दोनों ही कंपनियां अपनी अपनी रेस में दौड़ने के लिए तैयार हैं। अब देखना यह होगा कि भविष्य की इस दौड़ में कौन सी टाटा बाजी मारती है। क्या वो जो भारत की औद्योगिक रीढ़ है या फिर वो जो मोबिलिटी का भविष्य लिखने चली है।